जब हम विकास की बात करते हैं तो बिना विरासत के विकास अधूरा है। याद करना, भारत पर हमले तो बहुत पहले से होने लग गए थे। ईस्वी सन से पहले से ही भारत पर हमलों के ऐसे प्रमाण मिलते हैं, लेकिन वे भारत का तब तक बाल बांका नहीं कर पाए। वे जो भी आते थे यहां की परंपरा में ऐसे समरस हो जाते थे कि उनमें से बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी आक्रामक जातियों को पहचानना भी कठिन हो गया है। लेकिन जब उन्होंने भारत की विरासत पर हमला करके भारत की आत्मा को चोटिल किया, तब वे भारत के संसाधनों को, भारत की विकास की प्रक्रिया को बाधित करने में सफल हुए। और यही कुछ लगातार 2000 वर्षों तक ये भारत झेलता रहा। और उनमें से 1000 वर्ष का जो दौर था वह तो भारत की इस आत्मा को, भारत की इस विरासत को बचाने के लिए अत्यंत कठिन दौर था। उस कठिन दौर से उभारने में, उस कालखंड में भी जिन आयोजनों की बड़ी भूमिका थी, वे सभी आयोजन आज भी हम लोग उसी रूप में आयोजित करते हैं। यह भारत की विशेषता थी कि कोई एक व्यक्ति या कोई एक विद्वान या कोई एक ऋषि मुनि कोई भी बात कह दे तो उस पर सहसा कोई विश्वास नहीं करता था। उस पर तर्क वितर्क करने की पूरी स्वतंत्रता होती थी, उसकी संगोष्ठी होती थी। हम प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। लखनऊ से कुछ ही दूरी पर नैमिषारण्य है। आज से 3500 वर्ष पहले नैमिषारण्य में भी एक ऐसी संगोष्ठी हुई थी। 88,000 ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। उन्होंने भारत की ज्ञान की इस धरोहर को संरक्षित करने के लिए जिस दिव्य चिंतन को आगे बढ़ाया, वही आज भारत की वैदिक परंपरा का ज्ञान है हमारे सामने। ये कहीं और से नहीं आया, किसी सरकार ने नहीं दिया, किसी राजा महाराजा ने नहीं दिया। यह उन ऋषि मुनियों के चिंतन के परिणाम स्वरूप कई वर्षों तक हजारों की संख्या में ऋषि मुनि उस चिंतन की धारा को लिपिबद्ध करते करते उसे इस धरोहर के रूप में सजो करके हमारे सामने रखे। ऐसे ही देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर इस प्रकार की संगोष्ठी की चर्चाएं और उसके बारे में विस्तार से जानने सुनने का एक अवसर हम सबको प्राप्त होता है। कुंभ की परंपरा भी भारत की उसी चिंतनशील प्रवृत्ति का एक प्रतीक है। हमने उसको आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से मान्यता दी है। देवासुर संग्राम के साथ उसकी पौराणिक मान्यता को जोड़ा है। और अमृत तो वही निकलेगा जहां पर ज्ञान की दिव्य धारा प्रस्फुटित होती हो।